हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज ये जो लाइव सेशन हम करने वाले हैं ये करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन पे करने वाले हैं। सो इन अ वे अगर देखा जाएगा, सो वी आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि वी नो दैट कि बहुत सारा निगेटिव डेटा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आने वाला है। बट उसके बावजूद ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, आप लोगों ने हमारे जो ये स्टॉक मार्केट गुरुज है, जो फंड मैनेजर्स है, सीईओज है, सीआईओज है, उनके इंटरव्यूज सुने होंगे। आने वाले समय में भी और ज्यादा इंटरव्यूज हम फंड मैनेजर्स के साथ भी करने वाले हैं, तो वहां पे भी आप लोगों को काफी अच्छी आइडिया आ जाएगी। तो वहां पे एक वर्ड ऑफ कॉशन हर जगह से नजर आ रहा है। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साइड से ऐसा कॉशन आना, आई थिंक सो इट्स बेटर टू बी कॉशियस रादर देन ये यूफोरिया में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करने से। जैसे हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जब 7,500 मार्केट गया था तब जो सिचुएशन हमारे पोर्टफोलियोज की हुई थी, वहां से वी आर करंटली नाउ एट 10,700, 800 एंड इट माइट क्रॉस 11,000 ऑन निफ्टी ऑल्सो। सो वहां आपके पोर्टफोलियोज का अगर रीस्ट्रक्चर करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। मार्केट कैप टू जीडीपी जो रेशियो है वो 70% के ऊपर जा चुका है। जो एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का, वो अराउंड 75 to 78% के बीच में रहा है। तो उसके कंपैरिजन में हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। दैट्स व्हाट वी फील। एवरीबडी नोज दैट कि अभी जीडीपी का जो नंबर है अपना, वो नीचे आने वाला है। तो वहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखेंगे, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं 5 to 7% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में हो सकता है। तो अगर वो सारी चीजें हम फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे, तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आई थिंक इट इज नियर अबाउट द एवरेज विच वी वर ट्रेडिंग। तो अभी मार्केट बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड नहीं कर रहा है, तो ये हर एक ने समझना चाहिए। सो डिस्काउंट भी कर लिया हमने, कॉन्ट्रैक्शन के लेवल्स डिस्काउंट कर लिए, और मार्केट 11,000 के बहुत अगर मतलब वो क्रॉस करके बहुत ऊपर जाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो मार्केट वेटरन्स भी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो टीवी पे आते हैं और डेली बेसिस पे आपको बाइंग सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की टिप्स देते हैं, नॉट लाइक देम। बट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 9,000 to 10,000 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये अगर इंस्टीट्यूशनल मूड और ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम इम्पैक्ट। तो वहां अभी तक तो हमने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ज्यादा सेलिंग देखी नहीं है, बिकॉज वैसे 10-11 मतलब जो मोमेंटम के नंबर सामने आ रहे हैं, तो आई थिंक 11,000 तक मार्केट की रैली चल सकती है। उसके बाद आई थिंक वी विल हैव टू सी कि कैसे कैसे नंबर्स डिफाइन होते हैं। Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, एंड Q1 के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकते, मतलब होने बहुत सारे जो कंपनीज है वो तो डिसअपॉइंटिंग ही रहेंगे, बट जो कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज है तो वहां पे भी मतलब फॉल दिख सकता है, डबल डिजिट पे फॉल रेवेन्यूज में या प्रॉफिट्स में दिख सकता है। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है हमें। तो यहाँ पे मार्केट रिलेटेड डिस्कशंस से करने से ज्यादा व्हाट वी विल डू, आपके जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं उस पे ही ज्यादा ये डिस्कशन फोकस करने की कोशिश हम करने वाले हैं। बिकॉज हमेशा ये होता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाता है एक साइड से, बट आपके क्वेश्चंस हम ज्यादा ले नहीं पाते। सो व्हाट वी विल डू टुडे कि मैं देखता हूँ अगर टीम ने क्वेश्चंस भेजे हैं, शुरू कर दिया आपको भेजना, सो दैट विल स्टार्ट मतलब आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। हाँ, so Mr. Sandeep is asking, is this rally sustainable? P is at 28.27, still Q2, so Q2 results नहीं, Q1 के results आने वाले हैं, because financial year अभी शुरू हुआ है, तो अप्रैल से लेके जून तक के results अभी आने वाले हैं। तो यहाँ so 28.27 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अभी हमें दिख रहा है। so यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे कितना कंसंट्रेट करना चाहिए, और दूसरा जो वैल्यूएशन का पैरामीटर है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो एवरेज के काफी नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो पे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए रादर देन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, बिकॉज लास्ट ईयर वैसे ही खराब था अपना,
और अभी इवन Q4 के जो रिजल्ट्स आए थे FY20 के, वो भी खराब थे। ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज भी अगर आप देखोगे तो ईपीएस जो है निफ्टी का वो एक्चुअली नीचे आया है। Q1 FY21 के रिजल्ट्स तो और ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग जो अर्निंग्स है वो बहुत खराब लग रही है। तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में, दैट इज अर्निंग पर शेयर, वो और ज्यादा खराब होने वाला है। तो ये पैरामीटर वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यही मार्केट पे, यही लेवल पे मार्केट ट्रेड होता है, तो दिस पर्टिकुलर नंबर आफ्टर Q1 रिजल्ट्स विल गो अबाउट 30 ऑल्सो, अगर मार्केट यहाँ रहता है, बिकॉज ईपीएस गिरने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसीलिए पी पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना यहाँ ठीक नहीं होगा। See, we are not going through cyclical downturn. We are going through some kind of medical emergency जो economic crisis में डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो मेडिकल प्रॉब्लम जितना प्रोलॉन्ग होगा उतना इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे इसीलिए व्हाट यू विल हैव टू सी कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लेवल्स देख के नहीं चलेगा। एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि उस कंपनी पे सही में डेट का प्रेशर कितना है, इंटरेस्ट पे आउट्स कितने हैं, उनके जो फिक्स्ड इनकम आने वाले थे, जो कैश फ्लोज होते थे, उसमें कितना बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है उनकी वो कितनी वो कवर कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। तो वीक प्लेयर्स यहाँ पे वाइप आउट भी हो सकते हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में हमने बात की थी कुछ दिनों पहले, जो वीडियो बनाया था, तो वहां हमने बोला था कि होटल इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है, व्हाट दे आर सेइंग कि एटलीस्ट 30 से 40% प्लेयर्स जो है वो शायद कभी अपनी शॉप, मतलब होटल्स हो या रिसोर्ट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, ये ओपन नहीं करने वाले। दैट इज द फीलिंग करेंटली इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये जो हाईएस्ट इम्पैक्ट जो सेक्टर्स का रहने वाला है, वहां पे ये चीजें दिख सकती है। तो इसीलिए पी रेशियो को सिर्फ, और टू कंक्लूड, पी रेशियो पे सिर्फ कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। विल हैव टू लुक अदर रेशियो आल्सो व्हिच इज प्राइस टू बुक रेशियो। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ramesh is asking, I have noticed that few companies, in spite of having single digit sales profit growth in CAGR terms for 3 years, 5 years, have great return on equities, return on capital employed, figures like 50% and more. तो like example Castrol India, how is that possible? तो यहाँ पे जो देखना है हमें, see, जो earnings yield होता है that is different. तो यहाँ पे आप जो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर 25 है, तो उसकी अर्निंग्स यील्ड हो गई 4% की। कैसे? क्योंकि आप 1 रुपए के अर्निंग के लिए 25 रुपए देने के लिए रेडी हो। सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो आप जो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो सिंगल डिजिट जो ग्रोथ है उनकी, प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो देखना सही नहीं है। अभी अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय जो टोटल कैपिटल कंपनी डालती है। तो टोटल कैपिटल अलग होता है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग होता है। टोटल कैपिटल मतलब कंपनी के पास इनिशियल लेवल पे उन्होंने कितना इक्विटी कैपिटल डाला है, प्लस जो ईयरली उनके पास प्रॉफिट्स आते हैं उसमें से कितने प्रॉफिट्स वो रिटेन करते हैं, रिजर्व्स बिल्ड करते हैं, वो भी वहां पे ऐड होता है। और अदर कैपिटल उन्होंने रेज किया है, लाइक डेट कैपिटल, उन्होंने कुछ लोन्स लिए हैं, बोरोइंग्स किए हुए, तो वो भी वहां पे डिनोमिनेटर में आता है। तो ये दोनों इक्वेशन कंप्लीटली अलग है। तो इसीलिए ईबीआईटी जो नंबर है और जो उसका डिनोमिनेटर है, तो जो उसका न्यूमरेटर है वो काफी बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम पे अर्निंग्स रिटेन भी नहीं करते, कैश फ्लो रीच होता है तो पैसे वापस देते रहते हैं थ्रू डिविडेंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसीलिए ये नंबर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्दी दिखते हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि अगर कंपनी चाहेंगी कि लॉन्ग, मतलब और ज्यादा शेयर कैपिटल डालेंगे और ग्रोथ करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सो थ्रू दैट दे कैन कीप ऑन रेजिंग द कैपिटल। फिर वो इक्विटी का भी हो सकता है, फिर वो डेट का भी हो सकता है। इसीलिए जो कंपनी का कैपिटल होता है, बोथ द कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल, ये अगर बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए कैपिटल के साथ अगर आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, ईबीआईटी बढ़ रहा है या फिर आरओसी का नंबर बढ़ रहा है, सो दैट इज वेरी पॉजिटिव। बट अगर
ये नंबर वहां पे कांस्टेंट रह रहा है, तो देन इट इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, मतलब इतना ज्यादा उसको वैल्यू नहीं मिलता है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अर्निंग्स यील्ड को आरओसी आरओई के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। आरओई क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड इक्विटी, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं कंपनी के पास, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है कंपनी की, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल होता है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल होता है। तो ये नेट इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ये होते हैं। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो डिनोमिनेटर के नंबर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, अर्निंग्स बढ़ते जाते हैं, उस वजह से आपको आरओई और आरओसी के नंबर्स इंप्रूव नजर आते हैं। ये कंप्लीटली अलग चीजें हैं, तो वहां पे हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि हाई आरओसी एंड हाई आरओईज है। तो ये वन ऑफ द पैरामीटर्स होने चाहिए आपके एनालिसिस के लिए, नॉट ओनली पैरामीटर्स, ये आपने समझना चाहिए यहाँ पे। Mr. Mohit is asking, is there any data available regarding dent in savings due to lockdown, considering salary cut and job loss, and how will it impact on consumption? तो ये जो चीजें डिक्लेयर करनी होती है उसके लिए सर्वेज किए जाते हैं, तो वो सर्वेज अभी हो नहीं रहे। इवन आप लोगों ने देखा होगा इन्फ्लेशन रिलेटेड नंबर्स के सर्वेज भी वो सामने नहीं आ पाए, इसलिए वो नंबर्स हमें नहीं मिले। तो ये जब नंबर्स सामने आएंगे, सर्वेज होंगे, तो हमें पता चलेगा। सो इंडस्ट्री से अलग अलग बॉडीज होती है, वो सर्वेज कंडक्ट करती है, तो वहां पे ये जब सर्वेज क्लियर होंगे तो आई थिंक वी विल गेट दोज नंबर्स। Mr. Ashutosh is asking what points to keep in mind for exit strategy or partial profit booking for long term investors. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, हमने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज पे एक वीडियो बनाया था, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी है कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, यानी आपने आपके एसेट एलोकेशन के परसेंटेजेस डिसाइड किए हुए, लाइक इक्विटी में कितना होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए, लिक्विड में कितना होना चाहिए, गोल्ड में कितना होना चाहिए, रियल एस्टेट वी विल नॉट इंक्लूड इन दैट। तो वहां अगर आपके एसेट एलोकेशन वहां पे चेंज हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मार्च मंथ में अगर आपको लगता था मार्केट काफी नीचे था और आपने इक्विटीज में नया पैसा डाला था, एंड नाउ देयर इज अ रैली ऑफ ऑलमोस्ट 35-40% इनटू इक्विटीज, तो वहां पे आपके एसेट एलोकेशन चेंज हो गए होंगे, तो वापस रीबैलेंस करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि आपका से सपोज 50% का इक्विटी का एलोकेशन था और 50% का डेट का एलोकेशन था इन द मंथ ऑफ मार्च। वहां से सपोज आपके एक बैलेंस काइंड ऑफ या फिर लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो 50 रुपए से ऑलमोस्ट 70 रुपए तक आ चुका है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम पकड़ते 70 रुपए, और डेट का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट वही 1-2% से बढ़ा हुआ है, तो वहां पे 70 + 50 120 हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपका कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन आपको बताएगा यू विल हैव टू बुक दैट 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड मूव दैट मनी इनटू डेट साइड। और ये जो एक्सरसाइज होती है नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि हाफ ईयरली या फिर ईयरली आपने करनी चाहिए, बट दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स जब आपने 12,500 से मार्केट भी 7,500 तक आता हुआ देखा, दैट वाज अ 40% करेक्शन। नाउ 7,500 से 10,500 के ऊपर मार्केट जा चुका है, सो इट्स अ 40% अपसाइड फ्रॉम द बॉटम। ऊपर से नीचे आया तो 5,000 पॉइंट नीचे गया, नीचे से ऊपर गया वो 40% फॉल था, नीचे से जब ऊपर गया वो भी 40% का गेन है, बट राइज जो है वो 3,000 पॉइंट्स की है, एंड दैट्स हाउ दिस वर्ड ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो अगर नीचे के लेवल्स पे अगर आप बाय नहीं करोगे तो आपके रिटर्न्स बढ़ते नहीं है। सो यहाँ पे ये जो चीजें हुई है इन लास्ट 4-5 मंथ्स, तो मार्च में आपने एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करना चाहिए था, इक्विटी में पैसा आना चाहिए था, और अभी जब रैली हुई है तो ऑटोमेटिकली वो 50 का 70 रुपए आपका बन चुका है, डेट ऑलमोस्ट 50 का 50 ही रहेगा, हम ऐसा कंसिडर करते हैं 3 महीने के हिसाब से। सो 70 + 50 हुआ अराउंड 120, तो 120 डिवाइड, अगर 50-50 अगेन एलोकेशन करना है तो 10 रुपए निकालिए इक्विटी साइड से और डेट में उसे मूव कर दीजिए। सो दिस इज अ कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इट्स अ डिसिप्लिन बेस्ड स्ट्रेटेजी, और डिसिप्लिन को बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। नॉर्मली हाफ ईयरली करनी चाहिए स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट, ईयरली भी कर सकते हो आप, बट ये दीज आर quite interesting times we are seeing in the markets for all asset classes, वहां पे आपने वो चेंज आप कर सकते हो। सो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, जब मार्केट ऊपर है आपने वहां पे प्रॉफिट बुक करके साइड में डेट साइड से आप आ जाते हो, सो दैट यू शुड फॉलो।
Mr. Venkatrao is asking, good evening, sir. How can we follow for long-term investment on equity scripts? So we have developed a lot of model portfolios also. Majorly, our model portfolios are also on consumption theme. So what is the most important point of long-term investment into any kind of company is the earnings visibility, longevity of the earnings, and the earnings growth visibility also. So those things you should keep in mind properly, and फिर उसके quarterly results आएंगे, you should keep on following them. ज्यादा डाइवर्ट चीजें मतलब एक क्वार्टर या दो क्वार्टर के रिजल्ट्स पे चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए. सो बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, ओवरऑल कंपनी कैसे कर रही है, इंडस्ट्री, हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग, हाउ आर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, वो सही से ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने देखना चाहिए कि ट्रेलिंग जो हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज भी आप लोगों को मिलेंगे, उसके हिसाब से वो मतलब स्टॉक कैसे ट्रेड हो रहा है. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो कोई इश्यूज नहीं है कंपनी के. तो ऐसे 5 पैरामीटर्स पे आपने ये सारी चीजें करनी चाहिए, एंड देन यू शुड कीप ऑन इवेल्युएटिंग एंड इन्वेस्टिंग. सो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लगता है कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, एंड स्पेसिफिकली हम सजेस्ट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट, and you know that since last 10 years I'm using that product, and in coming 5-10 years also I'm going to use that product, I think that is the best thing, best analysis as a layman we can do, and then you can take a call for investing in those kind of companies. So this is the basic idea. If you understand that business very well, I think there is nothing like it कि आप उसमें long term के लिए investment कर सकते हो. मिस्टर अमित वर्मा इज आस्किंग, सर मार्केट में एक और फॉल आ सकता है क्या? अमित, सही बोलूं तो मार्केट में फॉल आ जाना चाहिए था, पर जिस तरीके से लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट में रैली चल रही है, सो नोबडी नोस कि सही में फॉल कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर मार्केट ये 10,000 और 11,000 के बीच में ही कंसोलिडेट होगा. नोबडी कैन गिव सच काइंड ऑफ आंसर्स. वी एक्सपेक्ट कि ये जो रैली है कंसोलिडेट होनी चाहिए, अदरवाइज ये विदाउट too much of positive data on GDP या फिर on your earnings, इसके बावजूद अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, नजर आता है. सो वी होप दैट कि ये रुकना चाहिए या कंसोलिडेट होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी फील. बट वी सीरियसली डाउट कि वो जो 7,500 के लेवल से दोज लेवल्स वी कैन टच. वी विल बी क्वाइट लकी अगर हम 9,000 10,000 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होके हमें अपॉर्चुनिटीज वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिलेंगी. तो इसीलिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज हो या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियोज आप लोगों ने बिल्ड किए होंगे, तो वहां पे ये शॉर्ट टर्म में ज्यादा फ्लक्चुएशंस में आपने चेंजेस नहीं करने चाहिए. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो. अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे जो 7,500 पे जो एक फीलिंग आई थी पोर्टफोलियो की, वो फीलिंग आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस अगेन, तो वहां कुछ एलोकेशंस चेंज करके यू कैन बी लिटिल सिक्योर. वहां पे अलग अलग एलोकेशंस अपने एसेट क्लासेस में लेने चाहिए, स्पेसिफिकली लिक्विड डेट, गोल्ड एज एन एसेट क्लास ऑल्सो वन कैन थिंक अबाउट इट कि सम परसेंटेजेस यू कैन हैव, अगर आपको, बिकॉज टू मच ऑफ मनी प्रिंटिंग हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड. तो जैसे कि आप लोगों को पहले पता था गोल्ड स्टैंडर्ड्स थे, आपको गोल्ड रखना पड़ता था टू प्रिंट मनी, तो वो स्टैंडर्ड्स अभी नहीं रहे. बट स्टिल अ लॉट ऑफ डिबेट गोज ऑन बिटवीन गोल्ड एंड नॉर्मल मनी, फ्री मनी प्रिंटिंग. तो उसमें एक सेक्शन ऑफ थिंकर्स ये सोचते हैं कि भाई गोल्ड की प्राइसेस के हिसाब, मतलब वो लिंक होना चाहिए मनी प्रिंटिंग के साथ, सो दैट कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बना रहेगा. अदरवाइज फ्री प्रिंटिंग के हिसाब से ये क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेथड्स आर very harmful for economies over the longer horizon, क्योंकि उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो होता है इन्फ्लेशन. तो आने वाले समय में अगर ये पैसा वही मार्केट में वैसा ही रहा तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ सकता है, और उस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो कंट्रीज की करेंसीज डिप्रिशिएट होगी उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस उस पर्टिकुलर करेंसीज में इंक्रीज हो सकते हैं, जिसका इंडियन करेंसी कैन बी अ पार्ट. तो ये आपने हमेशा याद रखना चाहिए इस चीज में. So Mr. Devendra Dhut is asking, is it a trap for new investors who opened Demat account recently? मतलब ट्रैप देवेंद्र जी हम मानेंगे नहीं इसमें, बिकॉज ये जो रॉबिनहुड ट्रेडर्स है इन्होंने अपने आप ही ये सारी चीजें की हुई है. तो ट्रैप तो हम बोलेंगे नहीं है. मतलब ये जो नई नई स्ट्रेटेजीज सिखाई जा रही है, ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज सिखाई जा रही है. आप लोगों ने देखा होगा जो रिटेल के वॉल्यूम्स है
वो ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, हाईज पे, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ये जो नए ट्रेडर्स ऐड हुए अभी मार्केट में, तो वहां पे ये सारी चीजें बनी है। तो क्या ट्रैप, मतलब हम ट्रैप तो नहीं बोलेंगे उसमें, वो खुद ही यूफोरिक सिचुएशन में अगर आ चुके होंगे। और ये ट्रैप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चल रहा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट्स आर गोइंग अप। तो और अभी तो वॉल्यूम्स भी नजर आ रहे हैं, पहले तो ठीक है भाई थिन वॉल्यूम्स पे चीजें होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, नाउ द वॉल्यूम्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। सो लेट अस ऑल सी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें से अच्छा खासा पोर्शन स्पेकुलेटिव एसेट्स में आना ही चाहिए था। नॉट दैट कि वी आर सेइंग इंडियन मार्केट्स आर स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दैट्स व्हाट दे फील, इमर्जिंग इकोनॉमीज के जो मार्केट्स है या फिर गोल्ड या ऑयल, ये उनको स्पेकुलेटिव बेट्स लगते हैं इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। तो उस हिसाब से ये चीजें हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है ये सब चीजें डेवलप होती हुई नजर आ रही है, तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा सा कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखिए और उसके हिसाब से आने वाली समय में स्ट्रेटेजीज वर्कआउट करनी चाहिए आप लोगों ने। Mr. Sushant is asking, banks NPA are expected to be around 5% or even more in coming days. Should we stay away from the sector? तो सेक्टर में जो कंपनीज, जो बैंक्स में आपको लगता है कॉर्पोरेट लेंडिंग बहुत ज्यादा है, तो वो अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइज वाली जो कंपनीज है, जैसे कि HDFC बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, आप लोगों को लगता होगा ये बार बार वही नाम लेते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है मार्केट में, और इनके जो रिटेल डिपॉजिट्स वगैरह है या फिर रिटेल लोन से ये काफी स्ट्रॉन्ग बुक्स डेवलप की हुई है। इवन बजाज फाइनेंस का भी अगर आप केस करो देखोगे तो वहां पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप ग्रुप का बैकिंग है, और ऊपर से ऐसे टाइम्स में भी मार्केट में पैसा रेज करने की जो कैपेसिटी इन लोगों के पास है, दैट इज फेनोमिनल। तो इसीलिए इट्स बेटर टू स्टिक टू दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। अदरवाइज आप अगर छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक या NBFC सेक्टर्स में अगर आपके एलोकेशंस है और वहां पे अगर कैपिटल रेज करने में इनको प्रॉब्लम आता है, तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो इसीलिए जो कंपनीज के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज बहुत ज्यादा है, ऐसे कंपनीज के साथ रहना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन अ वे क्या होता है कि अगर आपके एनपीएस के नंबर्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं, इट मींस टेक्निकली दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और अ बैंक इज अ बैंकरप्ट बैंक। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो अंडर कंट्रोल नंबर से उसी कंपनीज के, उसी बैंक के साथ आप लोगों ने इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस में लोकेशंस है आपके स्टॉक्स के, तो एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल होती हुई नजर आ रही है। दैट्स व्हाट वी फील। सो अगर आपको लगता है कॉशियस हो आप उस चीज के लिए, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज सेक्टर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली इकोनॉमीज जब क्राइसिस से जाती है, और ऐसी क्राइसिस जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एक जो चीज होती है उस पे प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बैंक्स पे आएगा, एंड दिस टाइम इट could be on even retail loans also. So that is the risk we are carrying. So if you are an aggressive kind of investor, then and then only you should be part of banking or NBFCs. Otherwise, it's better to avoid these kind of counters. Simply consumption driven stocks के साथ रहिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, या फिर लार्ज कैप ओरिएंटेड चीजों में ही रहना सही हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इट्स बेटर कि अगर अवॉइड करना, अगर इतना कॉन्शियसनेस आ रहा है, वी विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज एनपीएस के नंबर जिस तरीके से एग्रेसिवली कोविड-19 की प्रोविजनिंग Q4 में की है, वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड इवन इन Q1 आल्सो we will see such kind of provisioning for COVID-19. So let us all see Q1 के results देखना बहुत important होगा। इसके बीच में अभी क्या क्या होता है, because we are seeing at least in Maharashtra some parts में वापस 5-7 दिन का 10 दिन का लॉकडाउन हो रहा है। कर्नाटका में भी वो हमने देखा है, यूपी में भी सैटरडे संडेज को लॉकडाउन की बातें हो रही है। सो ये सारी चीजें अभी भी मतलब फ्लो जो हमें एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ रहा है सारी चीजें ठीक होने का। So let us all see कब तक ये सारी चीजें डेवलप मतलब प्रॉपरली नॉर्मलाइज होती है। आई थिंक तब तक अगर आपको लगता है यू आर एन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, इट्स बेटर टू अवॉइड दिस थिंग। So Mr. Sachin Patel is asking, is it a bull market or a bear market? अभी हमने एक YouTube चैनल, मतलब उसमें कोई हमारा ऐसा एजेंडा नहीं है, बट एक मेरे नाम से परिमल आडे के नाम से एक YouTube चैनल खोला है, तो वहां पे ये ऐसे कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर रहे हैं। हम रॉ वीडियोस है, वहां पे कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं, वहां पे थोड़ा ह्यूमर वगैरह ऐड करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो उसमें हमने बुल मार्केट वर्सेस बेयर मार्केट का एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो बुल मार्केट का टेक्निकल
पॉइंट ये होता है कि मार्केट्स जब रिसेंट लोज से 20% ऊपर जाते हैं तो टेक्निकली वी आर इनटू अ बुल मार्केट। बट नॉर्मली इसे सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपका जीडीपी ग्रो करना चाहिए, आपकी अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए। सो ये दोनों चीजें अभी नजर नहीं आ रही है, बट स्टिल मार्केट्स आर अप बाय ऑलमोस्ट 40%। बट बेयर मार्केट में लॉजिकल, ये टेक्निकल क्या बोलता है कि रिसेंट हाई से आप 20% करेक्ट होते हो। रिसेंट हाई अपना अगर 12,500 400 500 था, तो वहां से 20% डाउन मतलब 10,000 के नीचे हम अगर जाते हैं, सो टेक्निकली वी आर इनटू बेयर मार्केट। सो वो दोनों चीजें हो चुकी है। हमने 12,500 से 7,500 टच किया, 40% डाउन था, तो वी वर इनटू बेयर मार्केट। एंड देन नाउ अगर 7,500 से 10,500 के लेवल पे हम आए तो 40% की रैली है, तो नाउ टेक्निकली वी आर इनटू बुल मार्केट, बट not supported by GDP and earnings numbers. तो यहाँ in last 150 days we have seen, we have talked about corrections, bear markets, we have talked about economic slowdown, we have talked about recession, we have even talked about depressions also, then we have talked about recovery also, and now we are seeing euphoric situations also. तो ये last 150 दिन में हमने सारी चीजें जो लोगों को 10-10 20-20 साल लगते हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए, वो सारी चीजें हम सीखते हुए नजर आ रहे हैं। दो टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, वी नो दैट कि सिचुएशंस इकोनॉमिकली इंप्रूव नहीं हुई है, बट जिस तरीके का यूफोरिया मार्केट्स ने दिखाया है वहां पे तो वही चीजें, मतलब डिस्काउंटिंग जो बोल रहे हैं कि नहीं एवरीबडी, मतलब आप लोगों ने देखा होगा आजकल कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, what everybody is saying कि FY now we have started discounting FY22 and FY23 earnings, means FY2021 यानी कि 31 मार्च 2021 तक तो they are not expecting anything at all। उसके बाद के नंबर्स they have started expecting कि वो काफी अच्छे रहेंगे। So discounting वहां पे बोलते हैं उसे कि वो नंबर्स देख के now we have started discounting the markets, और उसके हिसाब से हम वैल्यूएशंस मार्केट्स को दे रहे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिबेट्स है। So I think market should consolidate, that's the bottom line, ये होना चाहिए, but ये जल्द कब होगा कैसे होगा we do not know। So technical terms में yes we are into a bull market because markets have risen, but logically अगर हम देखेंगे तो we are going to go through recession। recession का मतलब क्या होता है, 2 क्वार्टर का जीडीपी का नंबर अगर निगेटिव दिखता है आपका जीडीपी ग्रोथ, तो दैट इज टेक्निकली अ रेसेशन। अगर ये रेसेशन कंटिन्यू रहता है काफी सालों के लिए तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। सो वी जस्ट होप दैट कि वी डू नॉट गो इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई थिंक थिंग्स शुड नॉर्मलाइज इन कमिंग मंथ्स, एंड दैट द डी डे, द गोल्डन डे वुड बी कि जिस दिन वैक्सीन आउट हो जाएगा और वो डिक्लेयर हो जाएगी न्यूज कि हाँ ठीक है वी हैव अ वैक्सीन एंड दिस इज द डेट यू आर गोइंग टू गेट इट। I think that will encourage markets, economies, the kind of spending we'll see. The one word which we are hearing a lot nowadays, और वो है revenge spending। वो revenge होगा लोगों में कि भाई मुझे बाहर जाना है, now I want to spend money, I want to consume things, I want to enjoy। तो वो चीज कब होगी, अगर वो exuberance अगर आता है वापस मार्केट में, I think that would be the best day for the market। तो वो एक दिन है, हमें लगता है मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली पॉसिबल है। सो लेट अस ऑल वेट एंड लेट अस ऑल प्रे कि वो चीज होगी। Mr. Rajesh is asking, I'm a long-term investor, can sell the present portfolio before market crash and invest when market picks up। तो I think हमने अब इसका आंसर दिया है, do not try to time the market। If you will try to time the market, market will time you। ये शॉर्ट सेलिंग में भी यही हमने समझाया था, जो वीडियो हमने अभी अपलोड किया था कि उसमें do not try to speculate, it's not a good thing। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज अभी भी, मतलब अगर बिल्ड हो चुका है, लॉन्ग टर्म है, 5 10 15 साल के हिसाब से आपके गोल्स है, तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। एक चीज देखनी चाहिए कि मार्केट में जो बड़ा पैसा अवेलेबल है उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर डेवलप मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे उनके पास डेट और इक्विटी एसेट क्लासेस अवेलेबल है। डेट में है उनके पास गवर्नमेंट ट्रेजरीज विच आर ऑफरिंग देम बिटवीन 0 to 0.5%, तो वो इंटरेस्ट रेट लेना है। या फिर वहां पे भी मार्केट के जो वैल्यूएशन है वहां के पी रेशियोज भी 25 30 40 के ऊपर अगर ट्रेड हो रहे हैं बहुत सारी कंपनीज के, सो इसका मतलब उनकी यील्ड्स भी अराउंड 2.5-3% की आ चुकी है।
इक्विटी की यील्ड है 2.5-3%, डेट की यील्ड है 0.5-1%, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज वहां पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो उसके कंपैरिजन में अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज में उनको ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल नजर आते हैं, सो व्हाई शुड नॉट दे इन्वेस्ट इनटू दीज मार्केट्स? सो दैट इज द अनदर डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन। सो एवरीबॉडी नोज कि ओके ठीक है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट ऐसा है कि सिर्फ इंडिया का होगा, बाकी कंट्रीज का भी होने वाला है। सो ओनली प्रॉब्लम इज कि ये रैली थोड़ी सी फास्ट हुई है, इसलिए हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं, बट फॉल भी उतना ही फास्ट था। तो वो सारी चीजें अगर देखेंगे, so that what is the ultimate expectation from the markets is consolidation. Market should consolidate. Market boring होना चाहिए for some time. It is not good कि आप इतना ज्यादा excited रह रहे हो market के बारे में. So that particular thing is dangerous for the markets. It should not happen. That's what we genuinely feel. Let us see what happen, how things happen. Mr. Sachin is asking your views on telecom sector. So telecom sector, specifically apart from Vodafone Idea, we are positive, means we are positive on duopoly of Bharti Airtel and Reliance Jio. So let us all see, because जिस तरीके से ये एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU इंक्रीज करने का इनका प्लान है इन कमिंग 2-3 years 4 years, अगर ये यहाँ से डबल भी होता है तो इनके इनकम सीधे सीधे डबल होते हुए नजर आएंगे। और गवर्नमेंट को भी इस पर्टिकुलर सेक्टर से अच्छा खासा इनफ्लो चाहिए। ये जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होंगे आने वाले समय में, तो अगर ये सेक्टर स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर वो ऑक्शंस सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो नाउ इट्स गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट ऑल्सो, गवर्नमेंट विल वांट कि भाई वोडाफोन आइडिया में मतलब वो डूबे ना, वो सर्वाइव हो जाए, सो दैट एक थोड़ा सा चेक भी इस डिओपॉली पे रहेगा। अदरवाइज प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो सकती है। वी आर ऑलरेडी इनटू लोएस्ट प्राइस फॉर डेटा एंड कॉलिंग रेट्स, तो वहां पे वी विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले समय में हमारे ये जो डेटा प्लान है, वॉइस कॉल्स वगैरह, ये यहाँ पे भी प्राइसिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। बट इट हैज बिकम अ पार्ट, मतलब इट हैज बिकम अ नीड फॉर अस नाउ, टेलीकॉम मतलब फोन, मोबाइल फोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अर्निंग्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी नजर आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिओपॉली कमिंग आउट, और ठीक है अगर वोडाफोन वहां रहेगा, ये 3 प्लेयर्स भी रहेंगे, तो भी सब अपने रेट्स बढ़ाने वाले, बिकॉज सब मतलब वोडाफोन का, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, वोडाफोन का ऑब्जेक्टिव क्या है ARPU बढ़ाने का, वो सर्वाइव करना चाहता है। इसका भारतीय एयरटेल का अगर आप देखोगे तो उसको डीलिवरेज करना है, उसके जो डेट्स है वो भी कम लानी है और ग्रोथ भी करनी है। और थर्ड है जियो को अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना है। जो वैल्यूएशन जियो को मिला है मोर देन 5 लाख करोड़ रुपीस का, सो वो भी जस्टिफाई करना है। तो आपकी अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी तो फिर आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो उस हिसाब से वी फील now the worst or consolidation part is over for telecom sector. Bharti Airtel stock has gone through this consolidation for last 10 to 12 years. So we now feel that the growth should be there, and जो जियो को वैल्यूएशंस मिले हैं, जो जियो कर सकता है, वो सारी चीजें भारतीय एयरटेल एक बड़ा पार्टनर ढूंढ के कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई इन बिटवीन जो हम सुन रहे थे कि क्या अमेजॉन इन्वेस्ट कर सकता है क्या भारतीय एयरटेल में, जो गूगल का हमने नाम सुना था वोडाफोन आइडिया के साथ, हो सकता है आने वाले समय में इवन गूगल कैन ट्राई विद भारतीय एयरटेल ऑल्सो। सो वी डू नॉट नो क्या क्या चीजें हो सकती है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन टेलीकॉम सेक्टर ऑल्सो। सो नाउ वी फील कि दिस इज I think that good time should come for this particular sector. So तो आप इस सेक्टर को कंसिडर कर सकते हो। इवन अगर पोर्टफोलियोज भी देखे जाएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, वहां पे भी ये एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। Mr. Sunil is asking, market is not reflecting the current economic trend. Feeling is big players are playing to get control, and when COVID cases increase, market is going to hit low again. So जैसे सुनील जी, I think we have discussed almost everything about this. COVID की situation खराब हो रही है, we understand that, but it is increasing all over world. उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट सब पे ही रहने वाला है। I think we will have to learn to live with this. और ये जो शॉर्ट टर्म लॉकडाउन्स रहेंगे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन नाउ, एटलीस्ट टिल द टाइम वी गेट सम पॉजिटिव न्यूज ऑन वैक्सीन। तो ये सारी चीजें चल सकती है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, कंसोलिडेशन होना चाहिए, बट कब होगा नोबडी नोज, बिकॉज ये लिक्विडिटी का फ्लो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एंड दी सेंट्रल बैंक्स डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू विड्रॉ दैट मनी इन शॉर्टर ड्यूरेशन। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है पैसा, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 3 से 5 साल के लिए भी ये क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हो रही है अभी वो मार्केट में रह सकती है। सो विल हैव टू लिव विद दिस। और ये
फ्लोज शायद इमर्जिंग इकोनॉमीज में चलते ही रहेंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन इन डेवलप्ड वर्ल्ड ऑल्सो. तो ये सारी चीजें हमने देखनी चाहिए. Mr. Gajjar is saying Yadnya was very good at the time of Yes Bank failure. So please share your thoughts on Yes Bank FPO. इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे. जब भी मतलब इसमें येस बैंक पे हमने इतनी डिस्कशंस किए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिनके साथ डिस्कशन हुआ है, जो हमारे रिस्ट्रक्चरिंग के पोर्टफोलियोज रिस्ट्रक्चरिंग लेके भी आते हैं हमारे पास इन्वेस्टर्स थ्रू आवर एडवाइजरी प्लान्स. तो वहां पे भी हमने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास येस बैंक है. तो वहां पे एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए गोल्डन एडवाइस हो सकती है, गोल्डन थंब रूल हो सकता है, कि जिस किसी स्टॉक में अगर आपको लगता है कि भाई मैं एवरेज कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कि एक बार ये ब्रेक इवन हो जाएगा मैं इससे निकल जाता हूं, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर गोइंग टू डू. याद रखना, हमेशा याद रखना, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इनटू एनी स्टॉक. अगर आपका ऑब्जेक्टिव वहां से रिटर्न्स लेने से चेंज होके इट गोज टू कि मेरा कैपिटल वापस आ जाए, सो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, और ये कभी सक्सेसफुल नहीं होता है. वी हैव सीन दिस हैपनिंग इन लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट मेनी कंपनीज. फिर आप वहां पे बड़े बड़े नाम भी ले सकते हो, वोडाफोन, येस बैंक का नाम है, जैन इरिगेशन का भी नाम है, क्लॉन का नाम है. तो बहुत सारे ऐसे काउंटर्स है, रिलायंस कम्युनिकेशन का भी नाम है, रिलायंस पावर का नाम है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स एवरेज करते गए और वो कभी आया ही नहीं ऊपर. सो ये ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है. तो हमेशा याद रखना कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स लेने से ज्यादा मेरा जितना पैसा डाला है उसको एवरेज करके मैं वापस निकाल लेता हूँ, एक बार ब्रेक इवन हो जाएगा, सो यू आर इनटू अ रॉन्ग बोट. आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो गया है और आप गलत जा रहे हो वहां पे. सो प्लीज 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 अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स. सो ये येस बैंक ना हमने पहले कभी सजेस्ट किया था, ना कभी अभी सजेस्ट करेंगे. I think it is not, there are other options available for you. Why do you want to speculate again? So there is no point. हो सकता है ऊपर भी आ जाए, बट वो ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी में. हम चाहेंगे कि वो सर्वाइव हो जाए, बट इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कंप्लीटली गलत हो सकता है आपका अगर आप वहां पे उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो. सो इट्स बेटर टू अवॉइड. Mr. Nayan is asking, sir, please give a view on small cap stocks. So small cap, अगर valuation point of view से देखोगे, so now the small caps are trading at around 2013-14 levels. Earlier, it was trading at 2011-12 levels. Now with the recent rally, they are trading at 2013-14 level. So risk to reward ratio में small cap is looking very good, but still the investment horizon for small cap stocks or mid cap stocks should be 10 plus years. नॉर्मली हम रिटेल इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं इट्स बेटर टू अवॉइड टेकिंग एलोकेशंस इनटू एनी काइंड ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स. इट्स बेटर टू गो विथ स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स, क्योंकि वहां पे जो रिसर्च करने का ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है. आप लोगों को जो न्यूज मिलने वाली है वो या तो इंटरनेट पे मिलेगी या फिर प्रिंट मीडिया में मिलने वाली हो, जो लास्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज होता है. सो वो जो एक्सेस होता है ये फंड मैनेजर्स को काफी अच्छा होता है विद द स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स. उनके मैनेजमेंट को वो जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं. दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 प्लस ईयर्स का होना चाहिए. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी काफी मतलब ल्यूक्रेटिव नजर आ रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप, but still the investment option should be small and mid cap funds. That's what we feel, rather than directly stocks में जाने से अच्छा. तो ये it's our opinion. I think next question. Mr. Swapnil is asking, sir, कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो हमने उस स्टॉक में पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए? So I think Mr. स्वप्निल इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज आपके लिए. जो मॉडल पोर्टफोलियोज हमने डिजाइन किए हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, या फिर वैल्यू पोर्टफोलियोज, या फिर एसआईपी पोर्टफोलियोज, या फिर म्यूचुअल फंड्स भी कहीं कहीं हमने इंक्लूड किए हुए, हाइब्रिड मॉडल पोर्टफोलियोज भी है, प्योर म्यूचुअल फंड वाले मॉडल पोर्टफोलियोज पे. तो वहां पे कितना एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कितना एलोकेशन कौन से स्टॉक में होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे और आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे भी. तो वो मॉडल पोर्टफोलियो कुड बी योर आइडियल सॉल्यूशन कि कहाँ पे क्या एलोकेशंस करने चाहिए. उसका कोई रैंडम ऐसा थंब रूल है नहीं है.
अगर आपको कोई रैंडम थंब रूल चाहिए तो इट्स बेटर टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू इंडेक्स फंड जहां पे वेटेजेस डिफाइंड होते हैं, उस हिसाब से आप एलोकेशन कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा एनालाइज करके जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आई थिंक आवर मॉडल पोर्टफोलियोज विल बी एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर यू। Mr. Sushant is asking, can there be sudden uprise in interest rates after 2-3 years as we saw in 2009 to 11? तो ये डिपेंड करता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो, अगर अपना इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड किल करनी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सो इट्स अ साइकिल। तो वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले इन्फ्लेशन अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा अपने को, तो वो चीज हो सकती है। सो वहां I think everything is linked. So these monetary policies are linked to the inflation numbers. So let us all see कि कैसे कैसे situation improve होती है। और सही में मतलब I think inflation बढ़ना is a positive thing because demand बढ़ रही है in a way. So that is going to be a positive thing. Otherwise currency depreciation की वजह से inflation बढ़ता हुआ इंडिया में नजर नहीं आ रहा है। करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? अगर करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो इंपोर्ट्स के वैल्यू प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस ऑटोमेटिकली वहां पे वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इंडियन रुपी टर्म्स में जो कंज्यूम हम करते हैं वो उसकी प्राइसेस भी बढ़ती हुई नजर आएगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड फिर उसे डिमांड को किल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो लेट अस ऑल सी ये चीजें कैसी होती है। Mr. Abhimanyu Pant is asking, does value investing or growth investing, which one of these works in India? And if possible, please make a video on companies selling at less than intrinsic values. So Abhimanyu, इसके लिए दो पोर्टफोलियोज हमें, ग्रोथ पोर्टफोलियोज we have designed on growth value, growth stocks, and value model portfolio which we have developed is on value stocks, जहां पे undervalued वो सारी चीजें नजर आती है। So, दोनों अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में हमेशा अवेलेबल होती है। नॉर्मली वैल्यू पोर्टफोलियोज वुड बी ऑन हायर डिविडेंड यील्ड, लो ग्रोथ रेशियोज, बट कैश फ्लोज आर क्वाइट रिच। ग्रोथ इज ऑल अबाउट कि आपको जो परसेंटेज ग्रोथ नजर आ रही है सेल्स में, प्रॉफिट्स में, तो वो काफी हाई लेवल ज्यादा होती है। उनके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज भी ज्यादा होते हैं, उनके प्राइस टू बुक रेशियोज भी ज्यादा होते हैं। तो वहां पे इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजीज वर्कआउट हो सकती है। वी होप दैट कि आप लोगों ने मिस्टर नीलेश शाह जी का इंटरव्यू देखा होगा हमारे साथ। उन्होंने काफी सही तरीके से वो चीज बताई है। वो बोले मैं ग्रोथ में भी देखता हूँ, वैल्यू में भी देखता हूँ, जहां जहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल दिखती है वहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक कि उसी स्ट्रेटेजी में हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर अलग स्ट्रेटेजी में। इट कैन बी लिटिल मिक्स ऑल्सो। सो कुछ लोगों को वैल्यू, इवन ग्रोथ पोर्टफोलियोज में भी वैल्यू नजर आती है, बिकॉज व्हाट दे फील व्हाई वी आर गिविंग देम हायर वैल्यू फॉर देयर स्टॉक्स इज बिकॉज देयर इज अ ग्रोथ पॉसिबिलिटी अवेलेबल। सो दैट्स व्हाई। सो इट्स अ क्वाइट जेनरिक टर्म। सो यहाँ पे विद करंट मार्केट वैल्यूएशंस आई थिंक ये सारे मिथ्स बर्स्ट होते हुए नजर आ रहा है हमें। सो लेट अस सी कि कैसे ये सारी चीजें अनफोल्ड होती है। Mr. Anurag is asking, kindly also advise on how to exit from a stock which is hold for. So normally जो portfolios हम develop करते हैं उसमें we have set some parameters also. वहां अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा राइज हो गई है तो वहां रीबैलेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक आप कर सकते हो। नॉर्मली जो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई थी, इक्विटी में कितना, डेट में कितना, लिक्विड में कितना, गोल्ड में कितना, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होती है कांस्टेंट वेट। तो वही कांस्टेंट वेट स्ट्रेटेजी इन स्टॉक्स ऑल्सो यू कैन प्ले आउट, लाइक कि हर एक स्टॉक का आपने एक सर्टेन परसेंटेज वहां पे दिया हुआ है और एवरी क्वार्टर या हाफ ईयरली आप देख सकते हो कि सही में वहां पे परसेंटेज इंक्रीज हो गया का, जो मेरा ओरिजिनल परसेंटेज था जो हम मॉडल पोर्टफोलियोज में हर क्वार्टर में करते रहते। सो ऑटोमेटिकली वहां पे जब आपका वो प्राइस बढ़ जाएगा तो वहां सेल हो जाएगा। नॉर्मली हमेशा याद रखिए, आप जब मार्केट में जाके कोई स्टॉक सेल करते हो तो कोई ना कोई बंदा वहां पे अवेलेबल होता है जो वो स्टॉक को बाय करता है। तो आपको लगता है कि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इसको, प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है,
क्योंकि वैल्यू से ज्यादा उसकी प्राइस होगी तो ही आपको लगेगा कि इसको बेचना चाहिए। बट जो बंदा बाय कर रहा होता है उसको लगता है कि जिस प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ इसकी वैल्यू उससे ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना ये थॉट प्रोसेस मार्केट में रहेगी। तो इसीलिए इट्स बेटर टू हैव सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन टू योर पोर्टफोलियो, लाइक इन मतलब माइक्रो लेवल पे, उस पोर्टफोलियो के लेवल पे आप वो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। फिर वहां पे ऑटोमेटिकली वो पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी आपको बता देगी कि ये इतना इतना परसेंटेज ऊपर गया आपका स्टॉक, इसका परसेंटेज एलोकेशन इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में इतना हुआ है, सो नाउ यू नीड टू टेक आउट सम एडिशनल परसेंटेज एंड इन्वेस्ट इनटू अदर एलोकेशन, जो भी आपके पोर्टफोलियो का ही पार्ट होना चाहिए। नॉर्मली जरूरी नहीं कि हर बार कोई नया स्टॉक, नया फंड आप आपके पोर्टफोलियोज में ऐड करते रहोगे। दैट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर होराइजन। ये आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो करप्ट कर देगा और ये आपका पोर्टफोलियो फिर चर्न होता रहेगा। फिर इतना बड़ा पोर्टफोलियो आप बना दोगे कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो to even beat the index also, the benchmark जो एक होता है किसी भी फंड का या फिर किसी भी स्टॉक का, वो आप बीट नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड डूइंग दैट मिस्टेक। Mr. Anil Pawar is asking, sir, what's your opinion on penny stock? If you are bullish for it, please suggest some stocks. So penny stocks, avoid, avoid, avoid. उसका नाम ही इतना खराब है penny कि वो हमने avoid ही करना चाहिए. There is no need to speculate for your portfolio. It's better to avoid. At least हम तो इसमें इतने incompetent है आपको penny stocks बताने में कि बिल्कुल आपने वो हमसे एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। या फिर क्योंकि पेनी स्टॉक में तो कोई एडवाइस नहीं होती, पेनी स्टॉक में होती है टिप, और हम टिप देते नहीं है। तो वी आर रियली वेरी सॉरी अनिल जी कि हम ये पर्टिकुलर चीज को आपके मतलब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मिस्टर राघवेंद्र इज आस्किंग हाउ विल पीएसयू बैंक्स परफॉर्म। तो ये जो बर्डन लेना है वो सारा का सारा पीएसयू बैंक्स को ही लेना है। ये गवर्नमेंट के साइड से जो पुश होने वाला है क्रेडिट के लिए, क्रेडिट यानी लोन्स के लिए, ये जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज है उसमें से 16 से 17 लाख करोड़ का पैकेज तो लोन्स प्रमोट करने के लिए ही हुआ है। और ये मैक्सिमम प्रेशर हमें लगता है पीएसयू बैंक्स को ही लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू अवॉइड पीएसयू बैंक्स। हो सकता है कुछ रैलीज होती रहेंगी इन बिटवीन, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से वी आर नॉट एट ऑल पॉजिटिव अबाउट पीएसयू बैंक्स। यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए आने वाले 10 सालों में। ये जो प्राइवेट सेक्टर होगा दैट विल बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द क्रेडिट विच इज ऑलमोस्ट 70% एंड पीएसयू विल गो डाउन। तो ऑटोमेटिकली इनका मार्केट शेयर भी डाउन होने वाला है। सो उस हिसाब से प्रेशर भी इन पे ज्यादा बनने वाला है, एनपीएस के नंबर्स भी इनके एलिवेटेड रहने वाले हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीएसयू बैंक्स। इट्स बेटर टू अवॉइड। I think Kartikeya Sharma is asking, why is everyone thinking that the market will crash rather than simply go to beyond 12,000? Because economic numbers, earnings के numbers are not suggesting that, इसीलिए market ये expect कर रहा है। But markets always surprise or shock you with the kind of liquidity currently we are having. So let us wait what happens next. Mr. Manish is asking how stock volume affect the market. Please give some knowledge as there is no video on this topic. तो Mr. Manish will take this note. हम इस पे वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं। Stock volume affects market means कि अगर बहुत ज्यादा वहां पे वॉल्यूम्स आ रहे, फिर वो बाइंग के वॉल्यूम, सेलिंग के भी होते हैं, सेलिंग का प्रेशर भी आता है। जब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है तो स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, बट अल्टीमेटली वहां पे ट्रेड होता है तो कोई ना कोई वहां आके बाय करता है। तो वहां आपको ये देखना है कि वॉल्यूम्स के साथ अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो इट्स नेगेटिव, वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो इट्स पॉजिटिव। सो इसी हिसाब से आपने वॉल्यूम्स को देखना चाहिए। और दूसरी चीज है परसेंटेज डिलीवरी ऑल्सो, कि कितने परसेंट लोग डिलीवरी ले रहे हैं वो वॉल्यूम्स में, या फिर सिर्फ और सिर्फ आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ट्रेडिंग कर रहे हैं, परसेंटेज डिलीवरी कम है तो इट्स नॉट अ गुड साइन, बट परसेंटेज डिलीवरी अगर ज्यादा है तो इट्स अ गुड साइन। ये दोनों नंबर्स आपको बीएसई इंडिया और एनएसई इंडिया की साइट पे मिल सकते हैं। तो इस पे अच्छा हुआ आपने बताया, इस पे एक वीडियो बनाने की भी कोशिश हम आप लोगों के लिए जरूर करेंगे। Mr. Mohit is asking, will it be right to invest in companies like Thomas Cook, Mahindra Holidays in minimum amount as they have better balance sheet among rivals and will be beneficiaries later on? So earnings की visibility at least next 1.5 years के लिए काफी ज्यादा distract हो गई है यहाँ पे।
बहुत मतलब ये पूरी ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो गई है। स्टॉक प्राइसेस भी अच्छे खासे बीटन डाउन है, उस वजह से नो डाउट अबाउट इट, नए सब्सक्राइबर्स वहां पे आएंगे नहीं, नए कस्टमर्स वहां पे इमीडिएटली आएंगे नहीं, एक फियर फैक्टर एटलीस्ट 1-1.5 साल का ओवरहैंग यहाँ पे रह सकता है। तो वैल्यूएशंस, क्योंकि निगेटिव न्यूज फ्लो इन बिटवीन रहेगा, तो वी डू नॉट नो कि ये बॉटम है इसके नीचे जाएगा, बट निगेटिव न्यूज फ्लोज रहेगा तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि 10-15 साल के हिसाब से देयर इज नो प्रॉब्लम विद द बिजनेसेस, I think opportunities you will definitely get. So it's better to stick to an Indian player rather than a foreign player, at least in this particular sector. क्योंकि थॉमस कुक के लिए कुछ निगेटिव न्यूज भी बीच में आ चुकी है, तो इट्स बेटर कि हम महिंद्रा हॉलीडेज के साथ ही रहे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप विजिबिलिटी है, बट शॉर्ट टर्म में देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, और फिक्स्ड कॉस्ट भी काफी ज्यादा है इस सेक्टर की। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर पेन विल बी देयर। तो उसका ओवरहैंग, उस कॉस्ट का ओवरहैंग हो सकता है 1-2-3 साल तक भी रहेगा कंपनी के नंबर्स पे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल कि ये थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हो सकता है आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये आपने याद रखना चाहिए। Mr. Rajesh is asking, is buying sovereign gold bond currently a good idea? तो एलोकेशन अगर आपको लेना है गोल्ड में, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, नॉट फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन बिहाइंड, बिकॉज अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक जो इक्वेशंस है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। ऐसी फ्री मनी प्रिंटिंग जब होती है तो फिर यहाँ एज अ हेज या फिर डाइवर्सिफिकेशन हेज बोलेंगे हम, नॉट पोर्टफोलियो हेजिंग। डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आपकी रिस्क हेज करना चाहते हो तो फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। याद रखना, ये 8 साल का यहाँ पे लॉक इन होगा, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, डीमैट में भी आप रख सकते हो उसे, बट मार्केट में फ्रीली जाके सेल नहीं कर पाओगे। सो अगर इफ यू फील कि 8 साल का लॉक इन हम रख सकते हैं, इसमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा साल का, तो फिर आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बट 8 साल का लॉक इन नहीं चाहिए, तो आई थिंक गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड बॉन्ड्स आपको अवेलेबल है। गोल्ड ईटीएफ्स आप डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हो, गोल्ड फंड्स डायरेक्टली फंड्स के साथ जाके बाय कर सकते हो। सो दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। वी विल सजेस्ट टू हैव अ पेपर गोल्ड एसेट रादर देन गोइंग एंड बाइंग ज्वेलरी और गोल्ड बार्स फ्रॉम ज्वेलर्स। तो दैट्स व्हाट वी फील, बिकॉज वहां पे सिक्योरिटी सेफ्टी के अलग अलग प्रॉब्लम्स वो आने भी शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो, तो आई थिंक फिजिकल से अच्छा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड लेना इज अ पॉजिटिव थिंग। Srinivas ji is asking, sir, your advice on power sector, avoid this sector. That is the only advice currently we have. PSUs में power grid, we like that particular company because of the monopoly they have and government support also, and cash flow reach company है there. तो उस हिसाब से वैल्यू पोर्टफोलियो में हमारे है भी पावर ग्रिड, सो उस चीज से आप ले सकते हो। बट बाकी पावर कंपनीज वी विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, तो हमें तो ये अवॉइड करने जैसा ही नजर आता है। सो that's what we suggest to you. Mr. Akash is asking, sir, your view on Eicher Motors. We were expecting a lot of negative numbers from Eicher Motors. We felt कि ये want वाला कंपनी है, want वाला जो प्रोडक्ट है वो है इस कंपनी के पास, बट नंबर्स ने सरप्राइज किया है। So nobody knows ये पेंट अप डिमांड थी या क्या थी, but I think we'll have to watch the numbers for at least 1 or 2 months or at least 1 or 2 quarters. उसके बाद ही we'll be able to tell you properly. बट एज अ कंपनी इट्स अ वेरी गुड कंपनी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अर्निंग विजिबिलिटी, अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आती है इस कंपनी में हमें। और जैसे इंडिया का मार्केट इस कंपनी ने डेवलप किया, अगर और एक कोई इमर्जिंग इकोनॉमी, एक इमर्जिंग मार्केट ये डेवलप कर पाएगी, आई थिंक फेनोमिनल ग्रोथ पॉसिबल है इस स्टॉक में। तो आपकी रडार पे ये स्टॉक होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी फील। बट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। सो लेट अस सी। Mr. Niket is asking, how good is ETF investment? ETF taxation views, please. तो ETF अगर equity ETF करोगे तो simple same taxation है, stocks की तरह ही है इसका taxation। और good मतलब is it good to invest into ETFs? तो इंडिया में अभी तक इतना ज्यादा ये मार्केट डेवलप नहीं हुआ है। ओनली निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है या ये ETFs थोड़े से पॉपुलर है, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। तो अभी तक ये मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। जब डेवलप होगा, आई थिंक it will change the complete asset management industry। जैसे कि ये डेवलप वर्ल्ड में, एटलीस्ट यूएस में हमने देखा है, वैनगार्ड ने पूरा का पूरा मार्केट चेंज कर दिया है। सो वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू हैपन इन इंडिया। वेदर फॉरेन प्लेयर आके करेगा, दैट वी सीरियसली डाउट। कोई इंडियन प्लेयर ही वो करेगा,
आने वाले समय में, बट आई थिंक नेक्स्ट 5-10 साल तो है इस मार्केट को इवॉल्व होने में. लेट इज ऑल वेट कब तक ये होगा. आई थिंक टेस्ट करने के लिए आप निफ्टी 50 के ETFs के साथ इन्वेस्टमेंट्स टेस्ट कर सकते हो रादर देन इंडेक्स फंड. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू. One more question is there. Wanted your views on current real estate market. Government wants prices to correct. However, builders are holding on. Any take on that? So Mr. Bankim ji is asking that question. So real estate पे we are not at all very positive. Residential real estate फिर भी ठीक ठाक रह सकता है. Commercial real estate specifically office spaces वाला segment बहुत खराब होगा. मिस्टर पीयूष गोयल का अगर आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, जो वेबिनार हुआ था उनका रियल एस्टेट प्लेयर्स के साथ, वहां पे उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द रियल एस्टेट प्लेयर्स डायरेक्टली. तो इट्स बेटर अगर आप लोगों के पास इन्वेंट्री है तो जो भी प्राइसेस आपको मिल रहे हैं उस प्राइसेस पे आपने निकालना चाहिए. दीज आर द टाइम्स टू सर्वाइव एंड नॉट ग्रो. सर्वाइव करके जाइए, आने वाले समय में ग्रोथ वापस आ सकती है. सो गवर्नमेंट की साइड से क्लियर इंडिकेशन है. अफोर्डेबल हाउसिंग का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा गवर्नमेंट चला रहा है, तो उसके हिसाब से भी दे डू नॉट वांट द प्राइसेस टू गो अप. ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर रियल एस्टेट सेक्टर. So it's better to avoid if you are thinking as an investment option. If you are thinking as a consumption option, I think a lot of good opportunities are going to be on your way. So keep watching. वहां पे बहुत ज्यादा bargaining power आप लोगों के पास आ सकती है if you are looking for a consumption driven thing. Mr. Gajjar is asking, sir, insurance sector is overvalued, looking at high P, is it right time to invest now? So insurance sector को आप लोगों को देखना होगा कि what is the penetration. The penetration is so much less. 2 से 3% का पेनिट्रेशन है. डेवलप वर्ल्ड्स में देखिए कितने 70, 80, 90% तक के पेनिट्रेशन इंश्योरेंस सेक्टर में. तो दैट इज द ओनली थिंग, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दिस इंश्योरेंस सेक्टर. फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, इट्स ट्रेमेंडस एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज गिविंग सच हाई वैल्यूएशंस टू दीज कंपनीज. यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो हमेशा प्रीमियम लेवल पे, एलिवेटेड लेवल्स पे ही रह सकते हैं. व्हाट यू नीड टू एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट, उस हिसाब से जो ग्रोथ रेट मार्केट दे पाएगा, ये कंपनीज दे पाएगी, उस टाइप के रिटर्न्स आपको इस स्टॉक्स में आ सकते हैं. यहाँ से ऊपर के लेवल पे री रेटिंग हो सकती है क्या? वी डू नॉट फील. डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है क्या? मार्केट अगर करेक्ट होंगे तो वहां पे डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है. नॉर्मल मार्केट्स में वी फील द वैल्यूएशंस विल ऑलवेज बी एलिवेटेड. मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमेशा ज्यादा ही रहने की चांसेस है इंश्योरेंस सेक्टर पे एटलीस्ट. सो लेट अस ऑल सी. I think most of the questions we have taken, sir. Some people are talking about going globe for investing, means global investments. तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से डेवलप वर्ल्ड में भी एलोकेशंस ले सकते हो. बहुत सारे फीडर फंड्स इंडिया में अवेलेबल है, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप फॉरेन मार्केट्स में एलोकेशंस ले सकते हो. हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है फॉरेन स्टॉक्स में कैसे बाय करें, तो वो स्टॉक वीडियो भी देख सकते हो आप हमारे चैनल पे. वहां पे फिर बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स ICICI डायरेक्ट या HDFC सिक्योरिटीज, उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स के साथ टाइप्स किए हुए हैं, वहां से आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. तो थोड़ा बहुत एलोकेशन वो स्टॉक्स में रखना में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों. सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा लाइव सेशन. वी अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप. वी कैन सी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, जी-लर्न एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये वीडियो जैसे लाइव हो जाएगा, मतलब लिस्ट हो जाएगा चैनल पे, वहां पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो यहाँ कंसेप्चुअल बेसिस पे हमने बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं. ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स भी जल्दी आप लोगों के लॉन्च करने वाले हैं, तो जरूर स्टे ट्यून्ड. और कुछ अगर क्वेरीज होती है आपकी या फिर कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज पे एडवाइस या फिर एडवाइजरी चाहिए आपको आपके पोर्टफोलियोज पे, रीस्ट्रक्चर वगैरह करने पोर्टफोलियोज, तो डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो investyadnya.in. वहां से आप लोग हमें हमारे सब्सक्रिप्शंस भी बाय कर सकते हो. स्टे होम ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव रखा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे इन्वेस्टेड. तो स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 10 to 25% ऑल्सो. हमने एक नया छोटा सा चैनल भी लॉन्च किया है, वहां पे रॉ वीडियोज के लिए वी आर गोइंग टू ट्राई अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. तो परिमल आड़े के नाम से ही मैंने आपने वो लॉन्च किया हुआ है. तो वहां पे भी आप लोग रॉ वीडियोस हम वहां पे डाल रहे हैं अभी, तो वो भी आप लोग देख सकते हो. चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू वांट. तो वहां डिस्कशंस भी ऐसे ही मतलब कैजुअल वे पे हम करने वाले हैं. वहां पे भी लाइव सेशंस वगैरह करेंगे रेगुलर बेसिस पे. आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ टाइम, वी आर रीडिंग अ लॉट, वी आर एनालाइजिंग अ लॉट, सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू. तो वो चीजें हम यहाँ पे आप लोगों के साथ करते रहेंगे.
तो हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।